हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारे तथ्यों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसे हमने 2 या 3 भागों में बनाने का काम किया है। ठीक है, तो आज दूसरे भाग के तहत अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ भाग 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, भाग 2 के तहत उनके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एक सैन्य अभियान जो गुजरात का हुआ था, हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण इनका जो सैन्य अभियान होगा जो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है, वह है चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। ठीक है, कहते हैं यह उस समय का सबसे शक्तिशाली गढ़ था। यहाँ का जो किला है, मेवाड़ का जो किला है, चित्तौड़ किला, वह काफ़ी शक्तिशाली है। इसकी सामरिक महत्व काफ़ी अधिक था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कब्जा करने का काम किया। उस समय तत्कालिक राजा थे राजा रतन सिंह और उसकी रानी पद्मावती या पद्मिनी, जो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता के लिए। राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी के जानकारी मिलती है पद्मावती से, और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया आक्रमण, इन सारों की जानकारी मिलती है पद्मावती से, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। शेर शाह और मलिक मोहम्मद जायसी ने जिस पद्मावती की रचना करी वो हिंदी के अवधी भाषा में थे। किस भाषा में? हिंदी के अवधी भाषा में। और वर्तमान में 2 साल पहले जो मूवी आई थी पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर अभिनय किए थे, इसमें रतन सिंह के रोल में थे शाहिद कपूर, अलाउद्दीन खिलजी के रोल में थे रणवीर सिंह और पद्मिनी के रोल में दीपिका पादुकोण। तीनों के बेहतर अभिनय ने वास्तव में फिल्म में काफ़ी जान डाली थी। और ये जो फिल्म है, मूवी है, यह आपको मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावती पे ही आधारित है। ठीक है, इतिहासकार भले ही कहते हैं कि ये पद्मावती की जो कहानी यह काल्पनिक है, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने मन से रचा है। ठीक है, लेकिन और इतिहासकारों ने इसे साबित भी करने का प्रयास किया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान रानी पद्मावती के लिए ही किया था। उसकी सुंदरता को वर्णन सुन के अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने के लिए चित्तौड़ पर अभियान किया था। और कहते हैं उसने राजा रतन सिंह को धोखे से उसको क्या कर लिया था? अपहरण कहते हैं, या बंदी बना लिया था और उसे दिल्ली लाने का काम किया था। बाद में रानी पद्मावती गोरा और बादल सैनिकों की सहायता से रतन सिंह को छुड़ा के भी लाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जो कहानियाँ हैं यह मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, इतिहासकारों का कहना है कि ये काल्पनिक कहानियाँ हैं, जबकि चित्तौड़ की वास्तविकता यह है कि चित्तौड़ के जो किले का महत्व था वह सामरिक था, यानी सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में इसे जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां को वहाँ का गवर्नर नियुक्त करके, यानी प्रशासक नियुक्त करके, यानी चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करके चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
चित्तौड़ के अभियान में के समय गोरा और बादल की कहानी चर्चित है। इससे साथ ही जुड़ी हुई है चित्तौड़ के अभियान के तहत ही। कहते हैं गोरा और बादल, गोरा चाचा और बादल भतीजा, यानी चाचा भतीजा की जोड़ी जो थी काफ़ी शक्तिशाली थी और यह राजा रतन सिंह के सैनिकों का मुख्य सेनापति हुआ करते थे। यानी कि राजा रतन सिंह सैनिकों की बागडोर इन दोनों चाचा भतीजों के हाथों में सौंप रखी थी, दोनों की वीरता को देखते हुए। ठीक है, कहते हैं दोनों काफ़ी वीर थे। जब राजा रतन सिंह का छल के साथ बंदी बना लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो गोरा और बादल ने ही राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे से छुड़ाने का काम करता है। ठीक है, गोरा और बादल की कहानी हम लोग फिर कभी करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। जितना कम वर्णन किया जाए इन दोनों के बारे में, जितना ज़्यादा किया जाए वो कम ही होगा, क्योंकि इनकी वीरता को अलाउद्दीन खिलजी ने भी सलाम किया था। और चित्तौड़ तो इसके लिए क्या है, काफ़ी नतमस्तक है इन दोनों के लिए, गोरा और बादल। अगला महत्वपूर्ण अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का 1306 ईस्वी में देवगिरी का अभियान। देवगिरी का अभियान ही आपको जब 1295 में देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था अपने राजा बनने से, सुल्तान बनने से कुछ दिन पहले, तो यहीं से प्राप्त संपत्ति के बल पर उसने दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने का काम किया था। ठीक है, तो फिर यह 1306 में दिल्ली का अभियान, देवगिरी का अभियान करेगा। और इसका जो दक्षिण भारत में अब जो भी अभियान होगा उसका नेतृत्व वही गुजरात अभियान से मिले हजार दिनारी हिजरे मलिक काफूर के नेतृत्व में होगा। मलिक काफूर ही दक्षिण में द्वार खोलने का काम करेगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी का जो अभियान होगा वह सफल होगा। ठीक है, देवगिरी के राजा रामचंद्र। अब यहां पर आ जाइए, क्योंकि देवगिरी का अभियान दोबारा क्यों करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी को, तो गुजरात अभियान के तहत में हम लोग जब देखेंगे कि वहां के राजा रायकरण बघेल और अपनी पुत्री के साथ, देवल रानी के साथ, वह देवगिरी आके शरण लिए होगा। ठीक है, और चूंकि कमला देवी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मलिका जहां की उपाधि देता है, तो कमला देवी की डिमांड रहती है कि मेरी पुत्री मेरे पास हो। तो अलाउद्दीन खिलजी उस विचार से भी देवगिरी पर अभियान करते हैं। ठीक है, रायकरण बघेल और देवल देवी को शरण देने के कारण इस पर होगा अभियान। कहते हैं अभियान सफल होगा। ठीक है, रामचंद्र और देवल देवी को दोनों को दिल्ली ले जाया जाएगा। और कहते हैं रामचंद्र के साथ अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है और उसे फिर राज वापस लौटाने का काम करता है। यह अलाउद्दीन खिलजी की इसके पीछे भी एक नीति होती है, क्योंकि इसके बाद दक्षिण में जो भी अभियान होगा उसमें रामचंद्र, देवगिरी के शासक रामचंद्र, उसमें अब अलाउद्दीन खिलजी के तहे दिल के साथ क्या करेगा, सहायता करेगा, जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, और वहीं पे देवल देवी जो कमला देवी की पुत्री होती है, उसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी अपने प्रिय पुत्र खिज्र खां के साथ कर देगा। खिज्र खां देख रहे हैं, और रामचंद्र को उसका राज वापस लौटा दिया जाएगा और उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया जाएगा। हम लोग समझ गए। अब आते हैं इनका महत्वपूर्ण अभियान। अगला महत्वपूर्ण अभियान हो गया वारंगल का अभियान। वारंगल का अभियान 1309 ईस्वी में। कब? 1309 ईस्वी में। मलिक काफूर, चूंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, दक्षिण में जो भी अभियान होगा वो मलिक काफूर के नेतृत्व में ही होगा। तो मलिक काफूर का एक और सफल अभियान था, देख रहे हैं, सफल। यहाँ के जो शासक थे काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। ठीक है,
प्रताप रुद्रदेव द्वितीय वारंगल के शासक होंगे जो काकतीय वंश के होंगे, वो मलिक काफूर से पराजित हो जाएंगे। लेकिन वह खुद अलाउद्दीन खिलजी के सामने दरबार में हाजिर नहीं होते हैं, बल्कि वो बहुत सारे संपत्ति के साथ गले में लटकी हुई चैन वाली सोने की मूर्ति को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजने का काम करता है। देख रहे हैं, लेकिन खुद दिल्ली न जाकर गले में चैन लटकी हुई सोने की मूर्ति भेजी। यानी कि इससे अलाउद्दीन खिलजी को एक फायदा हो गया कि वारंगल भी उसके अधिकार में आ गया, और दूसरा यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव को अपना आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचा। यानी कि दोनों का काम हो गया। ठीक है, और देखेंगे मलिक काफूर को यहाँ से बहुत सारी संपत्ति हाथ तो लगे ही, प्लस में विश्व प्रसिद्ध यानी कि वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा, भारत में कोहिनूर हीरा की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि भारत में जो पहली कोहिनूर का हीरा यहाँ मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी को, अब जो वारंगल के खान से निकलेगा, तो कोहिनूर हीरा जो वारंगल के खान से निकला था मलिक काफूर से होते हुए अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगा। ठीक है, ये विभिन्न राजाओं के होते होते यह अभी वर्तमान में 2 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला है आपको ब्रिटिश महारानी के क्राउन में, ब्रिटिश महारानी के मुकुट। कोहिनूर हीरा को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक है ब्रिटिश महारानी के मुकुट में लगा हुआ है, और दूसरा है ब्रिटिश म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम में। ठीक है, हम लोग फिर कभी एक दिन कोहिनूर हीरा के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये किस किस राजा के पास जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोहिनूर हीरा के बारे में कहा जाता है कि जिस शासक के पास गया उसका सर्वनाश करने का काम किया। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण का एक महत्वपूर्ण अभियान है पांड्य का अभियान, पांड्य शासकों के खिलाफ अभियान 1311 ईस्वी में। कहते हैं मलिक काफूर ने पांड्य पर अभियान तो किया और काफ़ी इसका सक्सेसफुल भी अभियान भी रहा, इससे काफ़ी संपत्ति लूटा। कहते हैं यहाँ से मलिक काफूर को काफ़ी संपत्ति हाथ लगा। यानी कि मलिक काफूर को अब तक जितने अभियानों में संपत्ति हाथ लगा था उसमें सबसे ज़्यादा पांड्य शासकों के खिलाफ अभियान में संपत्ति हाथ लगा था। लेकिन पांड्य शासकों ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की, और न ही अलाउद्दीन खिलजी उस पर कब्जा कर पाया, और न ही पांड्य शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी को कोई टैक्स दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इन सारे शासकों में किन शासक ने, किन वंश के शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स नहीं दिया। ठीक है, तो कौन? पांड्य वंश के शासकों ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं करी, देख रहे हैं, और न ही कोई टैक्स दिया। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था? कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य का विस्तार था दिल्ली सल्तनत काल में दूसरा सबसे बड़ा इसका साम्राज्य विस्तार था। तो पहला साम्राज्य विस्तार किसका था? सबसे ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक का, तुगलक वंश के शासक। तो दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य का विस्तार था, और दक्षिण में दरवाजा खोलने का भी काम कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी अपने मलिक काफूर के नेतृत्व में। तो इनके साम्राज्य में देखिए आधुनिक पंजाब सिंध, ठीक है, आधुनिक पंजाब सिंध, उत्तर प्रदेश, चंदेरी, उज्जैन, मांडू, राजपुताना, जिसमें गुजरात है, चित्तौड़ है, देख रहे हैं ना, यादव, होयसल, काकतीय, गुजरात। इतना बड़ा साम्राज्य का विस्तार था। इनमें से कुछ राज्य जो हैं इनके प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत आते थे, वहीं कुछ राज्य आपको टैक्स अदा करते थे अलाउद्दीन खिलजी को। यानी कि किसी न किसी प्रकार उस पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था। अब आते हैं मंगोल आक्रमण। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ, और कभी एक टाइम ऐसा आया कि मंगोल दिल्ली तक आ चुका था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी दिल्ली तक आ चुका था, और अलाउद्दीन खिलजी
दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हुआ। ठीक है, हालांकि बाद में इसकी सफलता हाथ लग गई अलाउद्दीन खिलजी को। मंगोलों का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण हुआ। नोट करेंगे बात को कि किस शासक के काल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ। कहते हैं 1303 में तरगी बेग, मंगोल सेनापति तरगी बेग के नेतृत्व में मंगोल सेनाएं राजधानी दिल्ली तक आ चुकी थी। राजधानी दिल्ली तक आ चुकी थी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली अपनी राजधानी को वहां से हस्तांतरित करके दिल्ली के बदले सीरी को, दिल्ली के निकट ही है सीरी, वहीं पर राजधानी को बनाया और वहीं से अपने शासन व्यवस्था को चलाया। जब मंगोल का आक्रमण का भय दूर हो गया तो फिर वह दिल्ली वापस लौटने का काम किया। और मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे किलाओं का निर्माण भी कराया उत्तर पश्चिम की दिशाओं में। और सबसे अपने के कह सकते हैं गाजी मलिक, मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि यही आगे चल करके गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक होगा, बनेगा गाजी मलिक। ठीक है, तो गाजी मलिक को जो समय के वीर सेनापति थे, गाजी मलिक को दीपालपुर का गवर्नर बनाएगा। दीपालपुर का गवर्नर बनाएगा। कहते हैं गाजी मलिक ने काफी अधिक बार मंगोलों को पराजित करने का काम किया था। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी की कुछ नीति है जो भारत पर उसे विस्तृत साम्राज्य निर्माण करने का कारण बनता है। ठीक है, तो हम लोग यहां देखेंगे विजयों, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिस राज प्रांतों को जीता और शत्रु को मित्र बनाने की नीति का अनुसरण किया। देख रहे हैं ना, यानी कि पराजित राजाओं के साथ भी उन्होंने मित्रवत व्यवहार किया। क्या किया? मित्रवत व्यवहार किया, ताकि अगले अभियान में वो मेरे मित्र के समान काम करे। ये आपको सिकंदर, पोरस, अकबर की नीति यहाँ सारी काम करती है। ठीक है, विजय और शत्रु को मित्र बनाने की नीति का पालन करने में अलाउद्दीन की तुलना अकबर से की जाती है। किससे की जाती है? अकबर से की जाती है, क्योंकि अकबर ने इसी नीति का प्रयोग करके भारत में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, अलाउद्दीन संभवतः पहला शासक था, देख रहे हैं, पहला शासक था जिसने हिंदू राजाओं को उनकी पूर्व स्थिति में रहने दिया। यानी कि जीतने के बाद भी राज को उसको वापस लौटा दिया गया। ठीक है, यानी कि उनकी पूर्व स्थिति में रहने दिया गया और केवल क्या वसूल किया? केवल टैक्स, केवल टैक्स वसूल किया। यानी कि टैक्स वसूल करके उसे अपनी स्थिति बहाल रहने दिया गया। और यही नहीं, उसने इस पर अपने शाही नीतियों को भी थोपने का काम नहीं किया। यानी कि एक प्रकार से उसे स्वतंत्र रूप से शासन करने दिया। बदले में सिर्फ क्या कीजिए, आप हमें टैक्स दीजिए। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट ही हमारा वही है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूताना, क्योंकि राजपूतों का जो नीति था वो स्वतंत्रता की नीति था, अगर मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी इस पर ज़्यादा प्रेशर डालते तो क्या करता, यह आपको विद्रोह कर देता, जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए नागवार गुजरता और उसके शासन व्यवस्था को कमजोर करने का काम करता। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूताना को दिल्ली सल्तनत में मिलाया तो सही, किंतु उस पर शाही कानून, देख रहे हैं ना, शाही कानून थोपने का प्रयत्न नहीं किया। यह है अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार और उसकी नीति। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने आज इतना ही जानकारी हासिल किया। अगला जब वीडियो बनेगा अलाउद्दीन खिलजी की कुछ बचे हुए तथ्यों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलेंगे। ठीक है।